नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरबाज खान और आप देख रहे हो मेरा प्लेटफॉर्म मिशन 100। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के चैप्टर 1 के बारे में, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा विद्युत चार्ज। विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। दोस्तों, आज हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। किस ब्रांच से ये चैप्टर आया है, विद्युत आवेश क्या है, विद्युत आवेश के गुणधर्म क्या है, वस्तुओं को आवेशित कैसे किया जाता है, मेथड ऑफ चार्जिंग यानी आवेशन की विधियां क्या है, विद्युतधर्षी क्या है, तमाम जो चीजें हैं उनके बारे में इस वीडियो में हम आज जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। आपने जो कुछ हमसे पढ़ा, जो कुछ हमसे सीखा, क्या आपके लिए वो आप उसे पहले से जानते थे या आपके लिए प्रेरणादायक रहा। फालतू की बात ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसी भी चीज को पढ़ने से पहले हम यह जानना आवश्यक होता है कि जो हम चीज पढ़ रहे हैं ये चीज आई कहाँ से है, ये ली कहाँ से गई है, इसका मूल उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले जो विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र जो चैप्टर है, ये फिजिक्स की एक ब्रांच होती है वैद्युत की। फिजिक्स की एक ब्रांच है वैद्युत की और उससे यह चैप्टर लिया गया है। अब वैद्युतिकी क्या है, सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि वैद्युतिकी क्या है। तो वैद्युतिकी क्या है? वैद्युतिकी फिजिक्स की एक ब्रांच है, फिजिक्स की एक शाखा है, जिसके अंदर आवेशों के गुणधर्म तथा उनके द्वारा होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। आवेशों के गुणधर्म तथा उनके द्वारा होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो वैद्युतिकी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर स्थिर एवं गतिशील दोनों प्रकार के आवेशों के गुणधर्म तथा उन आवेशों के द्वारा होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, वैद्युतिकी कहलाती है। वैद्युतिकी कहलाती है। अब वैद्युतिकी अगर हम टाइप की बात करें, प्रकार की बात करें, तो वैद्युतिकी होती है दो प्रकार की। एक होती है स्थिर वैद्युतिकी और एक होती है धारा वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी और एक धारा वैद्युतिकी। धारा वैद्युतिकी को हम और बोलते देते हैं गतिशील वैद्युतिकी। गतिशील वैद्युतिकी। अब बात करते हैं कि स्थिर वैद्युतिकी क्या है। तो मैंने बताया कि स्थिर एवं गतिशील दोनों प्रकार के आवेशों के गुणधर्म एवं उनके द्वारा होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंदर वैद्युतिकी के अंदर। तो स्थिर वैद्युतिकी क्या हो जाएगी कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर स्थिर आवेशों के गुणधर्म एवं उनके द्वारा होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। उसके बाद बात करते हैं धारा वैद्युतिकी या गतिशील वैद्युतिकी क्या होती है। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर गतिशील आवेशों के गुणधर्म एवं उनके द्वारा होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, तो वो गतिशील वैद्युतिकी, यानी कि स्थिर आवेश का अध्ययन करेंगे तो स्थिर वैद्युतिकी और गतिशील आवेश का अध्ययन करेंगे तो गतिशील वैद्युतिकी। अब बात करते हैं कि विद्युत आवेश क्या है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज वस्तुओं का एक गुणधर्म है। वस्तुओं का एक क्या है? गुणधर्म है, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और एक कौन सा होता है? चुंबकीय क्षेत्र। या तो दोनों उत्पन्न किए जा सकते हैं या इनमें से कोई एक उत्पन्न किया जा सकता है। विद्युत आवेश क्या है? तो विद्युत आवेश विद्युत वस्तुओं का एक ऐसा गुणधर्म है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र अथवा दोनों उत्पन्न किए जा सकते हैं। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है, विद्युत आवेश कहलाता है। बहुत वस्तुओं का एक ऐसा गुण जिसके कारण विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र अथवा दोनों उत्पन्न किए जा सकते हैं, विद्युत चार्ज कहलाता है। विद्युत चार्ज का जो मात्रक होता है वो मात्रक होता है कूलाम। विद्युत चार्ज का मात्रक होता है कूलाम। अब बात करते हैं कि एक वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये आए और इन्होंने क्या किया? एक सिद्धांत दिया। वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन आए और उन्होंने एक सिद्धांत दिया और इस सिद्धांत का नाम है ध्रुवता का सिद्धांत। इस सिद्धांत का नाम है ध्रुवता का सिद्धांत, पोलर थ्योरी, ध्रुवता का सिद्धांत। अब बात करते हैं ध्रुवता के सिद्धांत के अनुसार उन्होंने क्या बात की। तो उन्होंने ध्रुवता के सिद्धांत के अंदर आकर के यह बताया कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, जो विद्युत आवेश है, ये दो प्रकार का होता है। विद्युत जो आवेश है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है धनावेशित और एक होता है ऋणावेशित। एक होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश। तो अगर हमसे ऑब्जेक्ट में पहला क्वेश्चन पूछा जाए कि ध्रुवता के सिद्धांत का जो अनुसार धनावेश और ऋणावेश के बारे में बताया तो वो किस वैज्ञानिक ने बताया? तो वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया। इस बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कौन सी थ्योरी दी, कौन सा सिद्धांत दिया? तो इसने पोलर थ्योरी दी, ध्रुवता का सिद्धांत दिया।
अब बात करते हैं कि इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। कैसे आया, तो सीजीएस में, आईएएस में, यूपीएस में, यानी कि जो यूपीएससी नाम आईयूपीएससी जो नामकरण है उसके अनुसार ये आता है और ऐसा ही मात्रक है। आवेश का ये ऐसा ही मात्रक है और ऐसा ही मात्रक को हम बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं कर सकते। अब बात करते हैं विद्युत आवेश जो है इसकी जो विमा है वो क्या होती है। तो विमा के लिए हम बात करते हैं विद्युत धारा की। आई बराबर होता है Q/T। हम यहाँ पर कूलाम यानी क्यू क्या है, यहाँ पर आवेश है, हमें आवेश का विमा चाहिए तो हम आवेश के लिए इसको पक्षांतरण करते हैं, क्यू को हम इधर लेके आते हैं, तो क्यू बराबर होता है IT। आई का मात्रक होता है एम्पियर और समय का मात्रक होता है सेकंड। आई का मात्रक होता है एम्पियर, समय का मात्रक होता है सेकंड। ए को हम लिख सकते हैं A1, सेकंड क्या है, टाइम है, टाइम को हम लिख सकते हैं T1। A1 T1 ये क्या है, ये विद्युत आवेश का मात्रक है, विमा है, सॉरी ये विद्युत आवेश की विमा है। तो विद्युत आवेश का मात्रक हो गया कूलाम, विद्युत आवेश की विमा हो गई A1 T1। विद्युत आवेश हो गया दो प्रकार का, धनावेशित और ऋणावेशित। किसके अनुसार होगा, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार। कौन सी थ्योरी ली, तो ध्रुवता की थ्योरी दी, पोलर थ्योरी दी, ध्रुवता का सिद्धांत दिया। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि विद्युत आवेश के अन्य मात्रक कौन कौन से हैं। विद्युत जो आवेश है इसके अन्य मात्रक कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीजीएस पद्धति में। हम सबसे पहले बात करते हैं सीजीएस पद्धति में। सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति की अगर हम बात करें तो सीजीएस पद्धति में जो विद्युत आवेश का मात्रक है वो होता है स्टेट कूलाम। क्या होता है, स्टेट कूलाम होता है, स्टेट कूलाम होता है। और एक कूलाम बराबर होता है, एक कूलाम बराबर होता है 3 गुना 10 की पावर 9 स्टेट कूलाम। 3 गुना 10 की पावर 9 स्टेट कूलाम। ऑब्जेक्ट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, एक कूलाम आवेश का मान कितना होता है, तो 3 गुना 10 की पावर 9 स्टेट कूलाम होता है। विद्युत आवेश की अगर हम सबसे बड़े मात्रक की बात करें तो वो होता है फैराडे। फैराडे जिसे हम एफ से व्यक्त करते हैं, फैराडे, एफ से इसको हम व्यक्त करते हैं। और एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम। एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम। यानी कि यह भी एग्जाम की दृष्टि से एक क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव में कि एक फैराडे आवेश की वैल्यू लिखिए कूलाम के अंदर, तो 6 यानी 96500, 96,500 कूलाम। अब हम बात करते हैं कि हमने अधिकतर सुना है कि कोई परमाणु है वो परमाणु उदासीन है। हमने देखे हैं कि कोई परमाणु है और वो परमाणु उदासीन है। इसका मतलब क्या है कि उस परमाणु पर कोई आवेश उपस्थित नहीं है, नहीं। इसका मतलब है कि उस परमाणु पर आवेश तो उपस्थित है लेकिन उसका जो नेट आवेश है, नेट जो चार्ज है वो चार्ज 0 है, यानी कि उस पर नेट कोई चार्ज नहीं है। ये कोई परमाणु है, इसके पास हम सबसे पहले जानते हैं इसके पास, एक परमाणु के पास दो चीजें होती हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन और एक होता है प्रोटॉन। एक होता है इलेक्ट्रॉन और एक होता है प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है और प्रोटॉन धनावेशित होता है। प्रोटॉन धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। अब ये परमाणु उदासीन है, इसका मतलब क्या है कि इसके पास 10 प्रोटॉन है तो 10 ही इसके पास इलेक्ट्रॉन है। इसके पास 10 प्रोटॉन है तो इसके पास 10 ही इलेक्ट्रॉन्स भी है। यानी कि अगर हम नेट आवेश निकालें, 10 - 10 हम कर दें तो हमारे पास 0 प्राप्त होगी। अगर हम 10 - 10 कर दें तो हमारे पास 0 प्राप्त होगी, यानी कि नेट आवेश तो 0 है। अगर इसके पास नेट आवेश 0 है तो हम कह सकते हैं कि ये परमाणु उदासीन है। ये परमाणु कैसा है, ये परमाणु उदासीन है। अगर इसके पास 11 प्रोटॉन हो जाए और 10 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज की अधिकता है। नेगेटिव चार्ज तो 10 है लेकिन पॉजिटिव चार्ज 11 है। इसका मतलब है कि ये परमाणु अब उदासीन नहीं रहा। अब इसके पास पॉजिटिव की अधिकता है तो ये धनावेशित हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। अगर इसी के पास 10 प्रोटॉन हो जाए, 11 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो इसके पास एक नेगेटिव की अधिकता हो गई। अब ये उदासीन नहीं रहा, अब ये नेगेटिव हो गया, अब ये नेगेटिव हो गया। यानी मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब है कि यदि हम बात करें कि कोई आवेश परमाणु उदासीन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास कोई भी चार्ज नहीं है। इसका मतलब है कि उसके पास नेट चार्ज जो है वो चार्ज 0 है। अब हम बात करते हैं कि आवेशन की जो विधियां क्या है, आवेश को किन विधियों के द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। हम करते हैं आवेशन की विधियां, आवेशन की विधियां, आवेशन की विधियां। मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्ज, आवेशन की विधियां। आवेशन को 3 आवेश विधियों के द्वारा आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है। पहली विधि है घर्षण, पहली विधि है घर्षण।
दूसरी विधि है चालन और तीसरी विधि है प्रेरण। पहली है घर्षण, दूसरी है चालन और तीसरी है प्रेरण। सबसे पहले बात करते हैं कि घर्षण विधि क्या है। तो घर्षण विधि के अंदर मान के चलो ये दो वस्तुएं हैं, ये दो वस्तुएं, दोनों वस्तुएं उदासीन हैं। इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन है। इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन है। दोनों वस्तुएं उदासीन है, नेट चार्ज कितना है, 0 है। हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक दूसरे की सतह पर रगड़ेंगे, इनका घर्षण कराएंगे और घर्षण से इन पर आवेशों का स्थानांतरण होगा। आवेशों का घर्षण के कारण स्थानांतरण होगा। स्थानांतरण से हो सकता है कि इधर से एक इलेक्ट्रॉन इधर से ले जाए, ये 11 इलेक्ट्रॉन हो जाए और ये 9 इलेक्ट्रॉन ले जाए। अब इधर क्या होगा, इधर एक नेगेटिव चार्ज की अधिकता हो गई, तो ये क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया, यानी ये ऋणावेशित हो गया, ये धनावेशित हो गया। किसके कारण संभव हुआ, ये घर्षण के कारण। एग्जाम्पल में क्या दे सकते हैं कि जब कांच की जो छड़ है उसको रेशम के कपड़े की सतह पर रगड़ा जाता है, तो कांच की छड़ जितने मान से धनावेशित होती है उतने ही मान से वो नेगेटिव हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि द्रव्यमान किसका ज्यादा होगा, मास किसका ज्यादा होगा। तो जिस पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा ना, उसका मास ज्यादा होगा। यानी कि इधर से इलेक्ट्रॉन इधर गया, इधर पहले 10 इलेक्ट्रॉन थे, अब 11 हो गए, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का मास इधर बढ़ गया। यानी कि जिस तरफ इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा उस तरफ मास की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होगी, मास की वैल्यू बढ़ेगी। समझ में आया। अब बात करते हैं कि चालन विधि के अंदर क्या होता है। चालन विधि के अंदर क्या होता है, तो चालन विधि के अंदर होता है कि दो वस्तुएं होती हैं, ये दो वस्तुएं हैं, इनमें से एक तो आवेशित होगी लेकिन दूसरी अनावेशित होगी, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में लाएंगे। हम इन दोनों वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में लाएंगे और इन दोनों वस्तुओं पर आकर्षण एवं प्रतिकर्षण, अट्रैक्शन एवं रिपल्शन फोर्स लगेगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का कुछ स्थानांतरण होगा और ये दोनों वस्तुएं जो हैं ये आवेशित हो जाएंगी। ये दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाएंगी और इसी को हम बोलते हैं चालन विधि। यानी कि आवेशित वस्तु के द्वारा अनावेशित वस्तु के संपर्क में आकर आवेश उत्पन्न करना, आवेशित वस्तु के द्वारा अनावेशित वस्तु के संपर्क में आकर आवेश उत्पन्न करने की जो क्रिया है वो चालन विधि कहलाती है। अब बात करते हैं प्रेरण विधि के बारे में। तो प्रेरण विधि क्या है, प्रेरण विधि में एक अनावेशित चालक गोला दे देते हैं। हम क्या करते हैं, प्रेरण विधि के अंदर एक अनावेशित चालक गोला दे देते हैं। अब मैंने क्या बताया, ये उदासीन है, अनावेशित है, इसका मतलब ये नहीं कि इस पर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब है कि इस पर नेट चार्ज 0 है। अब इसमें पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, प्रोटॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है। अब हम क्या करेंगे, इसके समीप एक ऋणावेशित छड़ को लेकर आएंगे। हम इसके कारण एक ऋणावेशित इसके समीप छड़ को लेकर आएंगे। हम जानते हैं कि समान जो आवेश होते हैं उनमें प्रतिकर्षण पाया जाता है। समान जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अगर हम इसके इधर माइनस को लेकर आएंगे तो ये क्या करेगा, माइनस को रिपल्सिव करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो इसकी इस साइड में माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस को दूर भगाएगा, और प्लस को आकर्षित करेगा, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो एक साइड पॉजिटिव हो जाएगा, एक तरफ नेगेटिव हो जाएगा, एक तरफ पॉजिटिव हो जाएगा। अब क्या होगा, हम इसके एक सिरे को भूसंपर्कित कर देंगे, पृथ्वी में मिला देंगे, एक तार लेंगे, पृथ्वी में मिला देंगे, और क्या होगा, तमाम जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, पृथ्वी में समाहित हो जाएगा। अब अगर एक भी इलेक्ट्रॉन पृथ्वी में समाहित हो जाएगा तो इसके अंदर पॉजिटिव की अधिकता हो जाएगी और ये क्या होगा, ये धनावेशित हो जाएगा। यानी धनावेशित और आवेशित से हमको मतलब नहीं है, ये क्या होगा, टोटली ये आवेशित हो जाएगा। यानी कि प्रेरण विधि के अंदर हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि आवेशित वस्तु के द्वारा अनावेशित वस्तु के संपर्क में आए बिना आवेश उत्पन्न करना, आवेशित वस्तु के द्वारा अनावेशित वस्तु के संपर्क में आए बिना आवेश उत्पन्न करना क्या कहलाता है, प्रेरण कहलाता है। एक बार चीजों को हम वापस से देख लेते हैं, क्या है कि घर्षण विधि क्या है। घर्षण विधि के अंदर हम दो वस्तुओं को एक दूसरे की सतह पर रगड़ेंगे और रगड़ने के कारण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के स्थानांतरण से इनके अंदर आवेश उत्पन्न होगा और घर्षण विधि के द्वारा वो वस्तुएं आवेशित हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं चालन विधि क्या है, कि आवेशित वस्तु के द्वारा अनावेशित वस्तु के संपर्क में आकर, आवेशित वस्तु के द्वारा अनावेशित वस्तु के संपर्क में आकर आवेश उत्पन्न करना, आवेश उत्पन्न करना ही क्या हो जाएगा, चालन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रेरण क्या है।
कि आवेशित वस्तु के द्वारा अनावेशित वस्तु के संपर्क में आए बिना आवेश उत्पन्न करना। आवेशित वस्तु के द्वारा अनावेशित वस्तु के संपर्क में आए बिना आवेश उत्पन्न करना प्रेरण कहलाता है। ठीक है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि आवेश जो है जिसके गुणधर्म क्या है। आवेश के गुणधर्म क्या है, आवेशों के गुणधर्म के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले आवेश का पहला गुणधर्म तो यह है कि जो समान जो आवेश होते हैं, समान जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समान जो आवेश होते हैं ना वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। और जो असमान जो आवेश होते हैं, जो विजातीय आवेश होते हैं, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब हम बात करते हैं आवेशों के दूसरे गुणधर्म के बारे में। तो आवेशों में एक विधि होती है आवेशों का संरक्षण। हम देखते हैं कि आवेशों में क्या होता है, संरक्षण होता है। दूसरे जो आवेशों का गुणधर्म है वो है आवेशों का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आवेशों का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसके अंदर क्या करते हैं कि जो आवेश होता है, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है। न तो आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं और न ही आवेश को हम नष्ट कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, इसे केवल एक निकाय से दूसरे निकाय पर, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं। ना तो हम इसको नष्ट कर सकते हैं, ना उत्पन्न कर सकते हैं, केवल हम इसको स्थानांतरित कर सकते हैं। यानी कि अगर हम दो वस्तुओं को एक दूसरे की सतह पर रख देंगे ना, तो ये जितनी मान तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन थे, अब इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इधर इसके पास 10 प्रोटॉन भी होंगे और इधर 9 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। यानी कि नेट चार्ज में कोई कमी नहीं आएगी। पहले भी इनका नेट चार्ज 20 था, तो 10 10 20 था, और अभी भी वो 20 के 20 ही होगा। यानी दोनों का पहले 40 था और अब भी दोनों का 40 ही होगा। हमने क्या किया, केवल आवेश को स्थानांतरित किया है, ना तो हमने उत्पन्न किया है। ऐसा नहीं है कि इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास ही 10 इलेक्ट्रॉन भेजा और हम बाहर से वो इलेक्ट्रॉन लाके इसमें डाल दें, यानी हम उत्पन्न कर दें। हम उत्पन्न नहीं कर सकते, हम केवल इसको एक निकाय से दूसरे निकाय पर स्थानांतरित कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आवेशों का क्वांटीकरण। इंपॉर्टेंट जो है वो यही है, आवेशों का क्वांटीकरण। ये यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता डायरेक्टली कि आवेशों का क्वांटीकरण क्या है। आवेशों का क्वांटीकरण, आवेशों का क्वांटीकरण। तो आवेशों के क्वांटीकरण में पढ़ने से पहले हम जान लें कि क्वांटीकृत राशियां क्या है। क्वांटीकृत राशियां क्या है, तो वे राशियां जिनके सभी मान संभव नहीं होते हैं। वे राशियां जिनके सभी मान क्या नहीं होते, संभव नहीं होते। यानी कि पॉजिटिव, नेगेटिव, पूर्ण, अपूर्ण, पूर्णांक सभी मान संभव नहीं होते, क्या कहलाती है, क्वांटीकृत राशियां कहलाती हैं। अब आवेशों की क्वांटीकरण क्या है, तो आवेशों की क्वांटीकरण के अनुसार किसी निकाय पर उपस्थित कुल आवेश, ये कोई निकाय है, इस पर उपस्थित जो कुल आवेश है, इस पर उपस्थित जो क्या है कुल आवेश है, वो इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की मात्रा का पूर्ण गुणज होता है। किसी निकाय पर उपस्थित कुल आवेश इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की मात्रा का पूर्ण गुणज होता है। यानी कि Q बराबर होता है प्लस माइनस Ne। Q बराबर क्या होता है, प्लस माइनस Ne। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आवेशों का क्वांटीकरण क्या है, तो आवेशों के क्वांटीकरण के अनुसार किसी निकाय पर उपस्थित कुल आवेश इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की मात्रा का पूर्ण गुणज होता है। यानी कि Q बराबर Ne। और अगर द्रव्यमान के रूप में बात करेंगे तो Q बराबर प्लस माइनस NMe। अब एक स्टेटमेंट यहां से आता है, एक स्टेटमेंट यहां से क्या आता है कि वे वस्तुएं जो धनावेशित होती हैं, वे वस्तुएं जो धनावेशित होती हैं उनके द्रव्यमान में तो कमी होती है, और वे वस्तुएं जो ऋणावेशित होती हैं उनके द्रव्यमान में वृद्धि होती है। उनके द्रव्यमान में क्या होती है, वृद्धि होती है। अब कैसे, यानी कि अगर वस्तु धनावेशित होगी तो उसका मतलब क्या है, उससे इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, और उससे इलेक्ट्रॉन कम होंगे और प्रोटॉन ज्यादा होंगे। और कोई चीज अगर वहां से कम होगी तो सीधी सी बात है भाई साहब कि जो है उसके द्रव्यमान में कमी होगी। अब ऋणावेशित होगी, इसका मतलब क्या, उसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। यानी कि पहले 10 इलेक्ट्रॉन थे, अब एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, 11 इलेक्ट्रॉन हो गए और एक इलेक्ट्रॉन का मास बढ़ गया, यानी कि उसके द्रव्यमान में वृद्धि होगी। आवेशों का क्वांटीकरण क्लियर। अब हम बात करते हैं आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता,
थर्ड जो नियम है, थर्ड जो है उसकी बात करते हैं हम, आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता, आवेशों की योज्यता क्या है कि आवेशों की योज्यता के अनुसार किसी निकाय पर उपस्थित कुल आवेश, किसी निकाय पर उपस्थित कुल आवेश उस निकाय में उपस्थित समस्त आवेशों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। मतलब क्या है कि मान के चलते हैं कि इस निकाय में कुल आवेश है, एक 5 कूलाम है, एक 8 कूलाम है, एक -10 कूलाम है। अब बीजगणितीय योग का मतलब क्या है, प्लस है तो प्लस लेंगे, माइनस है तो माइनस लेंगे, प्लस प्लस वालों को जोड़ेंगे, माइनस माइनस वालों को जोड़ेंगे। अब इसमें प्लस प्लस क्या है, 8 + 5 है, 8 + 5 है कितना होगा यार 13, माइनस क्या है, माइनस का केवल 10 कूलाम है। हम क्या करेंगे, नेट आवेश निकालेंगे, ज्यादा में से कम घटाएंगे, 13 - 10 कूलाम यानी कि 3 कूलाम, किसका आया, पॉजिटिव का, तो ये क्या होगा, धनात्मक हो गया। यानी कि मतलब क्या है, अगर इस कूलाम की पूरे निकाय के अंदर +3 कूलाम आवेश है तो इस पूरे निकाय का जो चार्ज है वो भी +3 कूलाम होगा। यानी कि किसी निकाय पर उपस्थित आवेश की मात्रा उस निकाय में उपस्थित समस्त आवेशों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होती है। अब बात करते हैं कि आवेशों की निश्चरता क्या है। आवेशों की निश्चरता, आवेशों की निश्चरता के बारे में हम बात करते हैं। लास्ट है आवेशों की निश्चरता। आवेशों की निश्चरता, आवेशों की क्या है, निश्चरता। तो निश्चरता के अनुसार क्या है कि किसी भी आवेश का जो परिमाण है वो उसके वेग पर निर्भर नहीं करता है। किसी भी आवेश का परिमाण वेग पर निर्भर नहीं करता है, उसका परिणाम हमेशा बना रहता है। मान के चलो ये कोई वस्तु है, इसका परिमाण 10 है और इसको हम भगा रहे हैं, इसको गति करा रहे हैं, इस पर फोर्स आरोपित कर रहे हैं। अब अगर इसके वेग में वृद्धि कर दी जाए तो अभी इसका जो परिमाण है वो 10 कूलाम ही होगा, और अगर इसके वेग में कमी कर दी जाए तो भी इसका जो आवेश परिमाण है आवेश का वो 10 कूलाम होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं अगली वीडियो में। कल हम पढ़ेंगे कूलाम के नियम के बारे में, कूलाम के नियम के गुणधर्मों के बारे में, कूलाम के नियम को हम अप्लाई करना सीखेंगे और चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हकीकत में आपके लिए प्रेरणादायक रहा हो, आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और प्यारे प्यारे कमेंट करें। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ये मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जबरदस्त रहिए। नमस्कार, मिलते हैं कल बहुत जल्दी।